नमस्कार दोस्तों। फिस्चुला आज के समय ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन होती जा रही है। उनके कारणों की बात करें तो आज के सेशन में हम मेनली कारणों की ही बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि अगर कारण पता हो तो समस्या को अवॉइड कर सकते हैं। बात सही भी है काफी हद तक। अगर आपको कारण पता हो कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या किस कारण से हो रही है, तो आप उसको काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं या फिर अर्ली स्टेजेस में पहचान सकते हैं। फिस्चुला एक ऐसी समस्या है जो एनल रीजन में कह सकते हैं। एक तो मल द्वार होता है, मल निकलने का एक नेचुरल रास्ता है जिसे एनल कैनाल कह रहे हैं। हमारे गुदाद्वार के पैरेलली एक टनल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसकी एक ओपनिंग अंदर की तरफ होती है, मलद्वार के अंदर होती है, एनल कैनाल के अंदर, कई बार रेक्टम में, अलग अलग जगहों पर देखी जाती है। और एक ओपनिंग, उसी टनल की एक ओपनिंग मलद्वार के आसपास की स्किन पर देखने को मिलती है। फिस्चुला में होता क्या है कि फिस्चुला ऐसी समस्या है जिसमें अंदर वाली ओपनिंग पहले बनती है और अंदर से बाहर की तरफ ट्रेवल होता है। मतलब पहले अंदर की ओपनिंग बनती है और फिर उसके बाद धीरे 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 बाहर की तरफ होती है। और चूंकि डेंटेट लाइन के ऊपर हमारे पेन के लिए सेंसिटिविटी होती नहीं है, तो इसलिए हमको शुरुआत में पता नहीं चलता। ज्यादातर केसेस में जब अब्सेस बन जाता है और बाहर की तरफ कह सकते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग बनने को होती है, तब थ्रॉबिंग पेन, तपकन जैसा दर्द स्टार्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि कोई फोड़ा या फुंसी बन रहा है मलद्वार के आसपास के हिस्से में। तब ये पता चलता है कि अच्छा, लगता है कोई गंभीर समस्या है। पहले दर्द होता नहीं, क्योंकि दर्द के लिए सेंसिटिविटी नहीं है। ऑटोनोमिक नर्व का इनर्वेशन होता है डेंटेड लाइन के ऊपर। और ज्यादातर फिस्चुला, 80% से ज्यादा फिस्चुला हम कह सकते हैं एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमारे एनल कैनाल में कुछ एनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कुछ कॉलम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एनल कॉलम कहते हैं। उनके बेस पर कुछ वॉल्व्स पाए जाते हैं जिन्हें एनल वॉल्व्स कहते हैं। वहीं पर क्रिप्ट्स के थ्रू कुछ एनल ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन निकालती हैं, जो मलत्याग के समय लुब्रिकेशन देती हैं। उस लुब्रिकेशन की वजह से जो मल है वो हमारी बॉडी से बाहर आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर कभी उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो आज तक ये देखा जाता है कि मोर देन 80% फिस्चुला एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। अच्छा, कैसे पता कि एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की ही वजह से बनते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो फिस्चुला होते हैं, भगंदर जो मैक्सिमम होते हैं, उनकी इंटरनल ओपनिंग या इंटरनल ओपनिंग को प्राइमरी ओपनिंग भी कहते हैं। और जो एक्सटर्नल मलद्वार के आसपास के हिस्से में ओपनिंग होती है उसको सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग बाद में बनती है, इंटरनल ओपनिंग पहले बनती है। मैक्सिमम केस में यह देखा जाता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं पर भी बने, इंटरनल ओपनिंग हमेशा डेंटेड लाइन पर देखने को मिलती है। इसका रीजन आप कह सकते हैं कि जो एनल ग्लैंड थी वो अपना सिक्रीशन क्रिप्ट्स, एनल क्रिप्ट्स में निकालती है। मतलब कॉलम, जो आपके एनल कॉलम्स हैं उनके बेस पर वाल्व के थ्रू ढकी रहती है। लेकिन उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसी इन्फेक्शन की वजह से जो इंटरनल ओपनिंग, जो उसकी क्रिप्ट्स थी, जो जिनके थ्रू वो सिक्रीशन निकाल रही थी, उसी वही इंटरनल ओपनिंग का काम करने लगती है। तो ये तो मुख्य रीजन हो गया, ये तो सभी बताते हैं। इसके अलावा क्या क्या रीजन हो सकते हैं फिस्चुला के? तो कुछ रीजंस की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। अगर इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पर है तो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की ही वजह से फिस्चुला बनता है, जो कि 80% से ज्यादा फिस्चुला में देखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक तो क्रोन्स डिजीज और एक आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाए, अल्सर्स बन जाए, घाव बन जाए, तो उन दोनों केसेस में, चाहे क्रोन्स डिजीज हो चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों में लार्ज इंटेस्टाइन में घाव बनते हैं, स्वेलिंग आती है। पैटर्न थोड़ा अलग अलग है। क्रोन्स डिजीज में थोड़ा गहरे घाव बनते हैं, और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं उथले घाव बनते हैं। लेकिन उनकी वजह से भी फिस्चुला डेवलप हो सकता है। दूसरी बात, फिसर से भी फिस्चुला बन सकता है। जब कई बार देखा जाता है लोगों को क्रॉनिक फिसर होता है, बहुत लंबे टाइम से फिसर होता है, तो उससे भी फिस्चुला बन सकता है। तीसरी बात, एनल कैनाल में चोट लग जाए किसी वजह से, वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन चोट लगने की वजह से भी फिस्चुला हो सकता है। या फिर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भी फिस्चुला बन सकता है, जैसे हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस या फिर एचआईवी, ऐसी कोई समस्याएं जिनकी वजह से भी फिस्चुला बन सकता है।
ऐसे फिस्टुला जिनकी ओपनिंग डेंटेट लाइन के ऊपर होती है, उनमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम केस में उनको कोई ना कोई सेकेंडरी डिजीज पहले से हुई होती है, जैसे HIV होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत टाइम से डायबिटीज है, या फिर कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस है। इन समस्याओं से वो पहले से पीड़ित होते हैं, तो उनका उनमें देखा जाता है कि उनमें जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो डेंटेट लाइन के ऊपर होती है मैक्सिमम केस में। डेंटेट लाइन से नीचे ओपनिंग अगर मिलती है तो वो फिशर से फिस्टुला मैक्सिमम केस में बना होता है, लेकिन अगर डेंटेट लाइन पर इंटरनल ओपनिंग है तो वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होगा। ठीक, या फिर कह सकते हैं कुछ केसेस में देखा जाता है कि जैसे जब किसी को कैंसर में रेडिएशन थेरेपी चलती है, तब भी ऐसा देखा जाता है कि फिस्टुला बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HIV जैसी बीमारियां या STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, उसमें कई मतलब बीमारियां आती हैं, जैसे क्लेमाइडियासिस हो गई, हर्पीज हो गई, HIV हो गई, हेपेटाइटिस B हो गई। इन बीमारियों में भी फिस्टुला बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं। डायरिया, अगर क्रोनिक डायरिया है तो उसमें फिस्टुला बनने के चांस होते हैं। अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है लंबे समय से, तब भी फिस्टुला बन सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिस्टुला देखा जाता है कि एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से ही बनता है। तो शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाने, तो आप कुछ लक्षणों का ध्यान रख के शुरुआती स्टेज में पहचान सकते हैं, जैसे मलद्वार में भारीपन लगना, या मलद्वार में किसी टाइम पस का आना, मलद्वार के आसपास के हिस्से में कोई फोड़ा या फुंसी बनना जो एक बार में ठीक नहीं होता, बार बार बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है। दवा खा लेते हैं तो ऐसा लगता है एक्सटर्नल ओपनिंग हील हो गई, ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा बन जाता है, पस कलेक्शन होता है, पस निकलने के बाद या बदबूदार पानी निकलने के बाद आराम मिल जाती है, या कई बार बदबूदार पानी निकलता ही रहता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है जो कि लंबे टाइम से है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ये फिस्टुला हो सकता है। फिस्टुला बनने की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ। दूसरा होता है स्टेज ऑफ बोरोइंग, ये वो कंडीशन होती है जिसमें इन्फेक्शन के बाद एनल ग्लैंड जो होती है उसमें स्वेलिंग आती है, वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होने लगती है। तीसरी स्टेज होती है पस कलेक्शन, जब इन्फेक्शन हो गया, साइज बड़ा होने लगा, स्वेलिंग आने लग गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें पस कलेक्शन होता है, और पस कलेक्शन के बाद ग्रेविटी की वजह से वो मलद्वार के आसपास की स्किन की तरफ ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके उसकी सेकेंडरी ओपनिंग बनती है, तो उसको बोलते हैं, वो जब सेकेंडरी ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग बनने लग जाती है तो उसे बोलते हैं फोर्थ स्टेज, कंप्लीट फिस्टुला बन गया है। अगर फिस्टुला है तो 90% केसेस में देखा जाता है कि ये दवाओं से ठीक नहीं होता। 90 नहीं, हम कह सकते हैं 99% केसेस में ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता। हो सकता है रेयरली किसी केस में हो जाता हो, या कह सकते हैं मेडिकल साइंस में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है फिस्टुला मेडिसिन से ठीक नहीं होता। हाँ, सिम्टम सबसाइड हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो फिर से दोबारा जैसे ही वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, पस कलेक्शन होगा, तो वो फिर से आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या करें? फिस्टुला में अगर सही से ट्रीटमेंट लेना है तो इसका सही ट्रीटमेंट सर्जरी ही होती है। अच्छा, सर्जरी कितने टाइप की? तो बहुत टाइप की है। मॉडर्न सर्जरी भी है, लेजर सर्जरी भी है, छारसूत्रा भी है, और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है। तो बेहतर कौन सी है? सबके अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। अगर हम बात करें छारसूत्रा की, जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूं, छारसूत्रा एक बेस्ट टेक्निक है, बहुत पुराने टाइम की है, कह सकते हैं एंशियंट टाइम में आचार्य सुश्रुत ने, और मतलब हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बाकी जितने भी ट्रीटमेंट हैं उनके कंपैरिजन में अगर बात करें तो छारसूत्र एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्च कम होता है। दूसरी बात, इसमें एक भी दिन आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, कह सकते हैं कि डे केयर का प्रोसेस है, एक ही दिन आपका प्रोसीजर होगा और उसी दिन आप घर भी जा सकते हैं। ठीक। तीसरी बात, इसमें कोई तुरंत ऐसा घाव नहीं बनता जिसमें आपको एडमिट या बेड रेस्ट होने की जरूरत पड़े। इसका घाव स्लोली स्लोली बनता है, तो स्कार भी नहीं बनता और आपको बेड रेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, नेक्स्ट, ब्लीडिंग, कह सकते हैं इसका छारसूत्र थेरेपी का दूसरा नाम ही है ब्लडलेस सर्जरी। कहने का मतलब इसमें ब्लीडिंग ना के बराबर होती है। और सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रिकरेंस के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। अगर आपने कह सकते हैं अच्छे से ट्रीटमेंट लिया है, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो फिस्टुला में दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। बाकी सारी थेरेपीज में रिकरेंस का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, छारसूत्र में रिकरेंस का परसेंटेज लगभग ना के बराबर है।
इसीलिए क्षार सूत्र का आयुर्वेद में एक अलग से डिपार्टमेंट बना है और इसीलिए बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो क्षार सूत्र में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्षार सूत्र की ब्यूटी यही है कि ये बीमारी को, फिस्टुला को जड़ से मिटाता है और दोबारा होने से रोकता भी है। उम्मीद है आपको फिस्टुला के बारे में समझ आया होगा कि इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और हमें इसमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।